औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 आपके सामने उसको डिस्क्राइब करेंगे, जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। सबसे पहले आपको समझाते हैं व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स इज़ एन एजेंट विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंजेस द स्टेट ऑफ अ बॉडी इट्स कॉल्ड फोर्स। यानी फोर्स उस एजेंट को कहते हैं, फोर्स जो किसी भी बॉडी को मूव करने में हेल्प करे, यानी कि मूव करवा दे या मूव करने की कोशिश करे, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स। फोर्स इज़ एन वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक मास है, 20 टन का एक मास रखा हुआ है और मैं इसे पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं ये जो पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर दूँ तो भी ये फोर्स है, या मैं इसको पुश करने की कोशिश करूं और डिस्प्लेस ना कर सकूं तो भी मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई है। ठीक है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसका फॉर्मूला होता है F = ma, वेयर F इज़ रिप्रेजेंटेड फॉर फोर्स। F कैपिटल लेटर में होगा, जबकि M इज़ रिप्रेजेंटेड फॉर मास एंड A इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ अब हम आपको न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि कोई भी बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू रखे, यानी कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी हमेशा, और कोई चीज़ अगर मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगी। ये लॉ कौन कहता है? ये लॉ कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, न्यूटन ने 3 मशहूर लॉज पेश किए थे मोशन के, जिसमें से पहले लॉ के बारे में बताया कि हर चीज़ या तो हालत सुकून में रहेगी या वो हालत हरकत में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना किया जाए। लेट्स सपोज ये एक टेबल है हमारे पास, इस टेबल के ऊपर एक किताब रखी हुई है। अगर मैं 10 साल बाद भी आऊँ तो ये किताब मुझे इसी जगह मिलेगी, इसलिए कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं की गई। अलबत्ता अगर मैं इस बुक को फोर्स लगाता हूँ, पुश करने की कोशिश करता हूँ, तो ये डिस्प्लेस हो जाती है। एक्सटर्नल फोर्स यूज़ किया तब इससे अपनी जगह तब्दील की, अगर एक्सटर्नल फोर्स यूज़ ना किया जाए तो ये अपनी जगह तब्दील नहीं करेगी। नंबर सेकंड एग्जांपल, एक बच्चा साइकिल चला रहा है और साइकिल चलाता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। अगर मैं उस पर फोर्स ना लगाऊं तो वो वैसे ही चलता हुआ आगे गुजर जाएगा, लेकिन अगर मैं उस पर फोर्स लगाऊं तो बच्चा क्या हो जाएगा? साइकिल उसकी रेस्ट में आ जाएगी, यानी कि उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इनर्शिया की। ठीक है, व्हाट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी by the virtue of which it continues its existing state, whether of rest or of uniform motion in a straight line, is known as inertia। यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर रेस्ट में रहने की सलाहियत या फिर मोशन में रहने की सलाहियत, टेंडेंसी, इज कॉल्ड इनर्शिया। यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगा, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहना चाहेगा। अगर आपने उसके स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को छेड़ने की कोशिश की तो वो आपके खिलाफ रेजिस्ट करेगा, मुज़ाहमत करेगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। लेट्स सपोज एन एग्जाम्पल। हमारे पास एक कार है, वो कार रेस्ट पोजीशन में है। अगर मैं इस कार को पुश करने की कोशिश करता हूँ तो ये कार मेरे खिलाफ रेजिस्ट करता है, ये पुश होना नहीं चाहता, बिकॉज ही इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है। ठीक है, हाँ, मुझे अगर इसको मोशन में लाना है तो मुझे इसके रेजिस्टिंग फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तब कहीं जाकर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अब एक बच्चा साइकिल चला रहा है, अगर मैं उस बच्चे को सामने से रोकने की कोशिश करता हूँ तो वो बच्चा यकीनन एक रेजिस्टिंग फोर्स मुझ पर एक्सर्ट करेगा, क्योंकि वो साइकिल जो है वो मोशन में थी और वो चाहती है कि वो मोशन में ही रहे। एक और एग्जाम्पल देते हैं। हम बस में बैठे हैं और बस चल रही है, अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया।
आप जानते हैं, आप जैसे ही ब्रेक लगाया जाता है हम सब क्या होते हैं, आगे की तरफ जर्क फील करते हैं। ये जर्क जो हम आगे की तरफ फील करते हैं, क्यों फील करते हैं? क्योंकि हम मोशन में थे और मोशन में होने की वजह से हमारी बॉडी चाहती थी कि हम मोशन में रहें। लिहाजा जैसे ही अचानक ब्रेक लगाया गया तो हम चाहते थे अपने कंटिन्यूस और स्टेट ऑफ मोशन, अपने स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करें। लिहाजा हम आगे की तरफ क्या होते हैं, गिरते हैं, जिसको हमें रेजिस्ट करना पड़ता है। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। नाउ अब हम बात करेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ के बारे में। क्या कहता है न्यूटन का सेकेंड लॉ? अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स on an object, it produces acceleration on its own direction, which is directly proportional to the magnitude of the force and inversely proportional to the mass of the object. यानी कि अगर आप किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा और ये एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, जबकि मास के इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। लेट्स सपोज एन एग्जांपल, जैसे अभी मैंने कहा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेलरेशन के क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सो अब मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, इस मोटरसाइकिल को मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया। 10 न्यूटन फोर्स लगाने की वजह से मेरे मोटरसाइकिल के अंदर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। अगर मैं 20 न्यूटन फोर्स लगाऊं तो बाइक के अंदर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अगर मैं 30 न्यूटन फोर्स लगाता हूं तो यकीनन वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा, 40 पर वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा एंड सो ऑन। तो हमने ये देखा और समझा कि फोर्स के बढ़ने की वजह से एक्सेलरेशन में क्या हो रहा था, इजाफा हो रहा था। इसी तरह से अगर मैं कम फोर्स लगा रहा हूं तो एक्सेलरेशन में क्या होगी, कमी होगी। सो वी कैन से दैट फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द एक्सेलरेशन। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, फोर्स की इनवर्स प्रोपोर्शन टू मास की। इसके लिए एक एग्जांपल समझिए। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट है कार और एक ऑब्जेक्ट है मोटरसाइकिल। अगर मैं कार पर 10 न्यूटन फोर्स लगाता हूं और बाइक पर भी 10 न्यूटन फोर्स लगाता हूं, याद रखिएगा यहाँ पर मेरा फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, यानी कार पर मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो कार में मे बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। और मैंने वही 10 न्यूटन फोर्स अगर बाइक पर लगाया तो मे बी बाइक में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ये एक्सेलरेशन बाइक में ज़्यादा क्यों है और कार में कम क्यों है? ड्यू टू डिफरेंस इन मासेस। कार और बाइक के मासेस के अंदर फ़र्क होने की वजह से एक्सेलरेशन में भी फ़र्क आ रहा है, जबकि हमारी फोर्स कांस्टेंट थी। न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन है एक्सेलरेशन के, जबकि मास इनवर्स प्रोपोर्शन है एक्सेलरेशन के, ठीक है। हमने अभी आपके सामने स्टेटमेंट पढ़ा, इस स्टेटमेंट के मुताबिक क्या है कि फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू एक्सेलरेशन व्हाइल मास इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू एक्सेलरेशन। सो मैंने फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक्सेलरेशन के ये तो मैंने आपको समझा दिया था, जिसमें हमारे पास मास कांस्टेंट था, एक मोटरसाइकिल, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि मास इनवर्स प्रोपोर्शन एक्सेलरेशन के, इसके बारे में एक एग्जांपल समझते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर हमारा फोर्स कांस्टेंट है। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है एक कार और एक है एक मोटरसाइकिल। दोनों का मास डिफरेंट है। हमारी फोर्स कांस्टेंट थी और हमने यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स रखा है 10 न्यूटन, ठीक है। अब मैं 10 न्यूटन फोर्स कार पर भी अप्लाई करता हूँ और बाइक पर भी अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब कार पर जब मैंने ज़्यादा 10 न्यूटन फोर्स लगाई और बाइक पर भी 10 न्यूटन फोर्स लगाई तो किसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी? यकीनन बाइक की एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी और कार की एक्सेलरेशन कम होगी। कार की एक्सेलरेशन कम क्यों है? क्योंकि कार का मास ज़्यादा है। और बाइक की एक्सेलरेशन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बाइक का मास कम है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि मास कम होने की वजह से एक्सेलरेशन बढ़ गया और मास ज़्यादा होने की वजह से एक्सेलरेशन कम हो गया। सो वी कैन से दैट मास इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू द एक्सेलरेशन। सेट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इन इक्वेशंस को ड्राइव करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल से अभी बताया कि एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और एक्सेलरेशन का इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? मास होता है। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू फोर्स इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1 and acceleration is inverse proportion to mass is called equation number 2. By combining both equation number 1 and equation number 2, we get acceleration is direct proportion to the force and inverse proportion to the mass.
आपको मालूम है कि जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं और यहाँ कांस्टेंट है k। जबकि k की वैल्यू है 1, तो 1 किसी भी डिजिट से या अल्फ़ाबेट से मल्टीप्लाई होकर वो डिजिट या वो अल्फ़ाबेट वापस हमें प्रोवाइड कर देता है। तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, a इज इक्वल्स टू के एफ अपॉन एम, या हम ये भी कह सकते हैं a इज इक्वल्स टू एफ के अपॉन एम। जबकि k की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1 थी, इसलिए हमने k की जगह पर 1 पुट कर दिया और 1 f से मल्टीप्लाई होकर f को वापस हमें दे देगा। अब आप जानते हैं m नीचे डिवाइड में है, सो m को अगर मैं मूव कर देता हूँ a के साथ तो इक्वेशन बन जाएगी am इज इक्वल्स टू f, और इस इक्वेशन को पलट दें तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, F इज इक्वल्स टू ma। दिस इज द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एनी क्वेश्चन? ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के तीसरे लॉ पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है, यानी हर अमल का इक्वल बराबर एंड ऑपोजिट मुखालिफ रद्द अमल होता है। अगर मैं एक बॉल को दीवार पर मारता हूं तो जितनी ताकत से मैं बॉल को दीवार पर मारूंगा उतनी ही ताकत से बॉल बाउंस बैक होगा, क्योंकि ये जो एक्शन मैंने करा था दीवार ने उसका रिएक्शन मेरी तरफ प्रोवाइड कर दिया। लेट्स सपोज अनदर एग्जांपल, आपके पास एक रॉकेट है, रॉकेट के नीचे से आग या फ्यूल बहुत तेजी से नीचे की तरफ पुश करता है अर्थ को, जिसके नतीजे में जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन के नतीजे में वो रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ रॉकेट। ये रिएक्शन है रॉकेट का, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। सो वी कैन से दैट कि किसी भी बॉडी पर जितनी एक्शन लगाई जाए उसके नतीजे में उतनी ही रिएक्शन होती है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मास एंड वेट के बारे में। सबसे पहले मास की हम डेफिनेशन देखते हैं। मास की डेफिनेशन क्या है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड बाय m एंड इट्स फॉर्मूला इज m इज इक्वल्स टू f अपॉन a एंड इट्स SI यूनिट इज किलोग्राम। सबसे पहले द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। किसी भी बॉडी के अंदर मैटर की कितनी तादाद मौजूद है वो क्या कहलाता है, मास कहलाता है। अब हम एक एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। लेट सपोज मेरे पास 50 बॉल्स हैं टेनिस के और मेरे पास 10 बॉल है टेनिस के। अब अगर मैंने, अब आप इसको समझिए क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि ये मैटर की क्वांटिटी है। अगर मैंने एक थैला जिसका जो वॉल्यूम है वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है या 1 मीटर क्यूब है, तो मैं उसमें अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम वाले थैले में मैंने 10 बॉल रखे, ठीक है। अब मैं उसको एक जगह रख देता हूँ बांध कर, और दूसरा बैग जिसका वॉल्यूम सेम था उसके अंदर मैंने 50 बॉल रखे, उसको एक जगह पर रख देता हूँ। तो आप जानते हो कि क्वांटिटी ऑफ मैटर किस में ज़्यादा है, जिसमें 50 बॉल थे। तो मास किसका ज़्यादा हुआ, जिसके अंदर, जिस थैले में 50 बॉल मौजूद हैं, और मास उस थैले का कम है जिसके अंदर 10 बॉल्स मौजूद हैं। अभी अभी आप लोगों ने न्यूटन के सेकंड लॉ में समझा कि F इज इक्वल्स टू ma। F किसके बराबर होता है, मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के। तो अगर मुझे मास निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, इस एक्सेलरेशन को मास के साथ हटा कर F के साथ ले जाता हूँ। तो चूंकि वो इक्वल्स टू एक साइड पर मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी F अपॉन a इज इक्वल्स टू m। अब मैं इस इक्वेशन को पलट दूंगा तो m इज इक्वल्स टू f अपॉन a बन जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ SI यूनिट की बात कर लेते हैं। हमारे पास जो मास है उस मास का SI यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू एक्सप्रेस मास। नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं वेट की। व्हाट इज वेट? वेट इज अ फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। वेट उस फोर्स को कहते हैं कि जिसके ज़रिए से अर्थ किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। दिस इज कॉल्ड वेट। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू mg, ठीक। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि वेट कहते हैं
किसी भी बॉडी का ज़मीन के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होना, वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को अपने वो फोर्स के जिसके ज़रिए से ज़मीन किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, दिस इज कॉल्ड वेट एंड इट्स सिंबल इज कैपिटल W। इसको कैपिटल W से हम क्या करते हैं, शो करते हैं। जबकि आप जानते हो अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करे तो उसका अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करे तो उसके एक्सेलरेशन को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि अगर कोई बॉडी वर्टिकली मूव करे तो उसके एक्सेलरेशन को हम A से डिनोट नहीं करते बल्कि G से डिनोट करते हैं। दिस स्मॉल g इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो हमारे पास जो फॉर्मूला था F इज इक्वल्स टू ma, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे F इज इक्वल्स टू mg। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरी बात, अगर कोई हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है तो यहाँ पर फोर्स लगाई जा रही है, इसको हमने F से रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन अगर यही फोर्स वर्टिकल हो जाए, मिसाल के तौर पर अगर छत से कोई ब्लॉक आपके सर पर गिरता है तो वो आप पर फोर्स लगाएगा ना। वो फोर्स क्यों लगाता है? वो फोर्स इसलिए लगाता है क्योंकि उसके अंदर मास मौजूद है, वो आपके सर पर गिरा है तो आपको चोट पहुंचेगी। ये वजह क्या है? ड्यू टू इट्स वेट। अच्छा, अब यहाँ पर ये वेट में क्यों कन्वर्ट हो गया? क्योंकि ये वर्टिकल था। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर दूँ तो ये फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अगर मैं फोर्स को वर्टिकल फॉर्म में बात करता हूँ तो फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाता है? W में। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? जो F इज इक्वल्स टू ma की इक्वेशन थी वो कन्वर्ट हो जाएगी W इज इक्वल्स टू mg में। तो वेट का फॉर्मूला क्या हो गया? W इज इक्वल्स टू mg। जबकि वेट की SI यूनिट न्यूटन होती है। न्यूटन फोर्स की SI यूनिट भी है और न्यूटन वेट की SI यूनिट भी है। नाउ व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम क्या है? आप सब ने या आप में से अक्सर बच्चों ने बंदूक की गोली तो देखी होगी, ठीक है, जिसे आप बुलेट कहते हो। अगर एक बुलेट आप किसी इंसान को फेंक कर मारो तो इंसान मर जाएगा? ऑब्वियसली नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि उससे इतने ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा या वो इतना ज़्यादा डैमेज क्रिएट नहीं कर रहा। लेकिन अगर वही बुलेट आप किसी गन के अंदर डालते हैं और फिर किसी को गोली मारते हैं, अब क्या होगा? आप पर केस बन जाएगा अटेम्प्ट टू मर्डर का, और अगर बंदा चला गया तो आपको फांसी भी हो सकती है। यहाँ पर हमने एक चीज़ समझी, वो क्या? देखिए, जब बुलेट आपके हाथ में थी तो उसकी वेलोसिटी कम थी, मास गन के अंदर भी वही है और मास आपके हाथ में भी बुलेट का वही है, मास पे कोई फ़र्क नहीं आया। अलबत्ता जब आपने अपने हाथ से किसी को बुलेट मारा था तो उस वक्त आपकी वेलोसिटी कम थी, जबकि वही जब आपने गन के ज़रिए किसी को मारा तो उस बुलेट की वेलोसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। अब ये जो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, इसे हम कहते हैं मोमेंटम। बात समझ आई है? यानी कि पहले आपका मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या था? मोमेंटम था। बाद में यानी गन के अंदर भी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या है? मोमेंटम है। फ़र्क कहाँ आया? वेलोसिटी बढ़ने की वजह से गोली जो बंदूक से निकली उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो गया था, जबकि जब आपने अपने हाथ से फेंका था तो वेलोसिटी कम होने की वजह से उसका मोमेंटम कम हो गया था। सो वी कैन से दैट, अच्छा, मोमेंटम को हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? P इज इक्वल्स टू mv, यानी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड, बताओ, मोमेंटम। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं मोमेंटम के SI यूनिट की, ठीक है। देखिएगा, मोमेंटम का फॉर्मूला जैसे अभी मैंने बताया, P इज इक्वल्स टू mv। अब यहाँ देखिए, मास की SI यूनिट क्या होती है? kg। वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यानी kg मल्टीप्लाई बाय मीटर अपॉन सेकेंड। तो मोमेंटम की SI यूनिट क्या हो गई? kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझेंगे। आपके पास दो बॉल्स हैं, ठीक है, दो लोहे के बॉल्स हैं। ये दोनों बॉल्स आपने टेबल पर मूव करवा दिया। पहले बॉल की जो वेलोसिटी है वो है u1, जबकि दूसरे बॉल की वेलोसिटी क्या है? u2। पहले बॉल का मास जो है वो m1 है, दूसरे बॉल का मास क्या है? m2। अब लेट्स सपोज जो बॉल 1 है यानी m1 जिसका मास है a बॉल, ये बॉल स्ट्राइक कर जाता है, कोलाइड कर जाता है जिसका मास m2 था बॉल b से, ठीक है। तो बॉल a बॉल b के साथ कॉलिजन करता है। आफ्टर कॉलिजन इनके वेलोसिटीज़ में फ़र्क आ जाएगा। जो बॉल a था इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1, जबकि जो बॉल b था इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2, ठीक है।
बिफोर कॉलिजन इनकी वेलोसिटी क्या थी, u1 एंड u2, और आफ्टर कॉलिजन इसकी वेलोसिटी हो गई v1 एंड v2। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के लॉ के मुताबिक इंटरकन्वर्जन ऑफ मोमेंटम को हम देख रहे हैं। द टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन शुड इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो जैसे कि मैंने आपको कंडीशन बताया, इस कंडीशन में टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन यानी कि जो मोमेंटम था बॉल ए का बिफोर कॉलिजन और जो मोमेंटम था बॉल बी का बिफोर कॉलिजन, अगर आप इसको ऐड करते हैं तो ये टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन के बराबर होगा। यानी कि आफ्टर कॉलिजन जो टोटल मोमेंटम था बॉल ए का और जो टोटल मोमेंटम था बॉल बी का। क्लियर है? अब हम समझ लेते हैं बॉल ए बॉल बी के मोमेंटम्स के बारे में। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। सो यहाँ पर आपने देखा कि आप मोमेंटम को इंटरकन्वर्ट कर सकते हैं, यानी टोटल मोमेंटम जो भी होगा बिफोर कॉलिजन वो हमेशा बराबर होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन के। ओके स्टूडेंट्स, सर्दियों में अक्सर आपने एक एक्टिविटी फील की होगी। आप अपने हाथ को बहुत ज़ोर से रगड़ते हो और फिर अपने गालों को लगाते हो, इससे आपका हाथ गर्म हो जाता है। ऐसा आप क्यों करते हैं? ताकि आपके हाथ में गर्मी आ जाए और ये जो काम आप कर रहे हैं ना, दिस इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। अब मैं आपको फ्रिक्शन समझाने लगा हूँ। द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ वन सरफेस ओवर अनदर इज कॉल्ड फ्रिक्शन। यानी कि वो फोर्स जो अपोज करे एक सरफेस को दूसरे सरफेस के ऊपर इज कॉल्ड फ्रिक्शन। मैं अगर इस दीवार के ऊपर अपना हाथ रगड़ने की कोशिश करता हूँ तो ये दीवार मेरे हाथ को आगे की तरफ बढ़ने नहीं देता। क्यों आगे बढ़ने नहीं देता? क्योंकि इसके अंदर फ्रिक्शन मौजूद है, ये मेरे हाथ को अपोज कर रहा है। दिस रेजिस्टिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो चूंकि फ्रिक्शन एक फोर्स है इसलिए इसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि F इज इक्वल्स टू म्यू R इज रेजिस्टिंग फोर्स। जबकि म्यू जो है वो हर सरफेस का अलग कांस्टेंट वैल्यू होता है और इस म्यू को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ फ्रिक्शन की। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। नंबर 1 इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, नंबर 2 इज कॉल्ड डायनामिक फ्रिक्शन, नंबर 3 इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन एंड नंबर 4 इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। नंबर 1 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज नंबर 1? नंबर 1 इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहता है? द अपोजिंग फोर्स गिवन बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। कि अपोजिंग फोर्स किसी रेस्ट बॉडी के जरिए से दी जाए या अपोज की जाए, दैट टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड अपोजिंग फ्रिक्शन। नंबर 2 डायनामिक फ्रिक्शन। The opposing force given by objects in motion is called dynamic friction। यानी कि ऐसी opposing force जो दोनों बॉडी मोशन में हो तो दी जाए, तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं। हम इसको एक दफ़ा फिर से बना रहे हैं, तो छोड़ दो। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 की, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में हम पढ़ते हैं द अपोजिंग फोर्स गिवन बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि रेस्ट में अगर ऑब्जेक्ट हो और उसमें कोई अपोजिंग फोर्स दिया जा रहा है तो दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड या अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। मिसाल के तौर पर ये दीवार रेस्ट में है, मैं इसके ऊपर देखिए ताकत लगा रहा हूँ, तो अब ये तो रेस्ट में ना, लेकिन ये मेरे हाथ को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो ऐसे फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। जबकि डायनामिक फ्रिक्शन क्या होता है? द अपोजिंग फोर्स गिवन बाय द ऑब्जेक्ट इन मोशन इज कॉल्ड डायनामिक फ्रिक्शन। यानी कि जब बॉडीज मोशन में हो और वो अपोज करें फोर्स को, तो ऐसे फोर्सेस को या ऐसे रिएक्शन वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं? डायनामिक फ्रिक्शन। ऐसे फ्रिक्शन को हम डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं। लेट्स सपोज आप दोनों हाथ को रगड़ रहे हैं तो आपके हाथ में क्या पैदा हो रहा है? आपके हाथ में फ्रिक्शन पैदा हो रहा है। तो दैट टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड डायनामिक फ्रिक्शन। नंबर 3 है हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन। द अपोजिंग फोर्स गिवन बाय रोलिंग ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैविंग रोलर्स, सॉरी, the opposing force given by rolling objects or objects having roller like wheelchair, TV trolley and heavy machineries. So that type of friction is called rolling friction। आपने जैसे मैंने अभी आपको समझा दिया कि वो फ्रिक्शन जो किसी रोलिंग बॉडी के वजह से हो, प्रोड्यूस हो, ऐसे फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे कि व्हील, कार
ज़मीन के ऊपर चल रही है तो ज़मीन बेशक उसको रेजिस्ट कर रहा है, और इसी रेजिस्टेंस की वजह से आप ज़मीन के ऊपर अपनी गाड़ी को चलाने में कामयाब होते हो। अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो ना तो गाड़ियाँ चलेंगी, ना हम और आप चल सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन ही हमें ज़मीन के ऊपर ठहरने में या अपने कदम जमाने में सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। आखिरी हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। किसी भी फोर्स की अपोजिंग फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी वो कितना ज़्यादा फोर्स रेजिस्ट कर सकता है, दिस इज़ कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब हम बात करने जा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन की। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन के बगैर हम नहीं चल सकते, तो फ्रिक्शन का सबसे पहला एडवांटेज तो ये हो गया कि ये हेल्प करता है हमें चलने में और दौड़ने में, इसके अलावा किसी चीज़ को धक्का देने में या किसी चीज़ को खींचने में। ओके, नंबर 2 है हमारे पास, इट हेल्प्स टू स्टॉप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये हमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को स्टॉप करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा हम किसी भी मशीन के पार्ट्स को ना तो ज्वाइन कर सकेंगे और ना ही इसको कंबाइन कर सकेंगे अगर फ्रिक्शन मौजूद ना हो। सपोज़ कीजिए फ्रिक्शन मौजूद ना हो तो फिर बॉडीज़ आपस में एक दूसरे के साथ अटैच नहीं रहेंगी और वो सारे फ्रिक्शन के ना होने की वजह से मूव हो रही होंगी। आपकी कार की खिड़की मूव हो रही है, आपके कार के सीटें मूव हो रही हैं, वो फिक्स नहीं रह सकती, तो फिर आप कैसे चलेंगे, कैसे चला सकेंगे बॉडीज़ को? यकीनन फ्रिक्शन हमें बहुत जगहों पर हेल्प भी करता है। हाँ, अलबत्ता फ्रिक्शन से नुकसान भी होता है। नुकसान क्या होता है? फ्रिक्शन की वजह से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी ज़ाया होती है। दूसरा, ये मशीनों की एफिशिएंसी को भी क्या कर देता है? कम कर देता है। यानी फ्रिक्शन की वजह से ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है, तो मशीन की एफिशिएंसी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट्स के लाइफ टाइम को भी क्या कर देता है? कम कर देता है। जैसे आपकी बाइक है, उस बाइक में फ्रिक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? पार्ट्स जो होते हैं उसके हिस जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो उसकी लाइफ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और बाज़ दफ़ा ये हमारे काम को मुश्किल भी बना देता है या सख्त बना देता है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब हम बात करते हैं उन मेथड्स की कि जिसके ज़रिए से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के कुछ तरीके हैं। जैसे कि आप जानते हो, आप अपने बाइक के अंदर ऑयल डालते हैं ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके और मशीन अच्छे से काम कर सके। इसी तरह से आपके मोटर्स में बॉल बेयरिंग्स लगे हुए हैं जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। ग्रीस लगाकर फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाता है और भी बहुत सारे तरीक़ेकार हैं जिसके ज़रिए से फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आपके गिवन असाइनमेंट्स के जो टॉपिक्स थे उसको हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। मज़ीद टॉपिक्स के साथ और न्यूमेरिकल्स के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक हमें भी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह आप सबको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।